अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट। हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस की त्रासदी ने किस तरह से गांव गरीब आम आदमी की जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। हंसते खेलते घरों को उजाड़ दिया है, लोगों को बर्बाद कर दिया है, महिलाओं को बेवा और बच्चों को अनाथ कर दिया है। कुछ ऐसी घटनाएं अब कोरोना काल की इस त्रासदी में निकल कर आ रही हैं बहनों भाइयों, जो मन को बहुत पीड़ा देती हैं, जो ये बताती हैं कि ये घटनाक्रम सरकारों की संवेदनहीनता, राज्य सरकार की नाकामी और हेल्थ अथॉरिटीज का निकम्मेपन ने न जाने कितने हमारे भाई बहनों की, हमारे गांव गरीब के लोगों की जान ले ली। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण हिस्से को बहनों भाइयों छिन्न भिन्न कर दिया है। लोगों का सामाजिक और पारिवारिक ढांचा तहस नहस हो गया है। लोग बर्बाद हो गए हैं और बर्बादी की यह दास्तां शायद एक सदी तक भी भुलाई नहीं जा सकती। जो परेशानी और जो दिक्कत और जो दर्द हमारे गांव के भाई बहन इस वक्त महसूस कर रहे हैं, उनकी तकलीफ को सिर्फ समझा जा सकता है। ये एक भयानक पीड़ा से गुजर रहे हैं और उनकी इस पीड़ा और दुख का कोई अंत नहीं है। मैं दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि उनकी पीड़ा के साथ आप खुद को जोड़िए। अपने भाई बहनों की पीड़ा के साथ खुद को जोड़ना, महसूस कीजिए उनके दर्द को। महसूस कीजिए कि जब उनके प्रियजन उनकी आंख के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे तो उस वक्त उनके मनो मस्तिष्क पे क्या चल रहा था। क्या ये लोग वो सदमा भूल पाए हैं? मुझे लगता है शायद नहीं भूल पाए। लखनऊ से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है इमलिया पूरब। ओमकार यादव का परिवार, भरा पूरा परिवार, 5 भाई 4 बहनें, एक बड़ा समृद्ध परिवार। इस परिवार में 1 या 2 नहीं, 3 या 4 नहीं, घर के 8 लोगों की मृत्यु हो गई। 6 पुरुष सदस्य और 2 महिलाओं की मौत हो गई। ओमकार यादव के इस दुर्भाग्यशाली परिवार में 4 महिलाएं बेवा हो गईं। 10 बच्चे बिना बाप के हैं। ओमकार यादव की मां खत्म हो गई, उनका पूरा परिवार उजड़ गया है। यह परिवार बर्बाद हो गया है। अब इस परिवार में पुरुष सदस्यों के नाम पर सिर्फ ओमकार बचे हैं। 5 लोगों की 13वीं एक साथ थी। यह दृश्य कारुणिक है। ये महिलाएं बेवा हो चुकी हैं, ये बच्चे अनाथ हो चुके हैं, इनके सर से पिता का साया उठ चुका है। क्या सरकारों को वो दिखाई नहीं देता जो हम कैमरे पर रोज तस्वीरें उनको दिखाते हैं, लोगों की पीड़ा का एहसास कराते हैं कि इनकी पीड़ा के साथ सरकार खुद को जोड़े, संवेदनशीलता दिखाए, मानवीयता दिखाए। क्या ये बच्चा इस सदमे से उबर सकता है? क्या ओमकार यादव इस सदमे से उबर सकते हैं? नहीं उबर सकते हैं। हालात इतने विकट थे कि जब ओमकार यादव हमारे पत्रकार से बात कर रहे थे, रो रहे थे। ढाढ़स बंधाया गया तब कैमरे पर बात करने को तैयार हुए और उन्होंने वो विपदा बताई कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कांप उठेंगे आप। उनकी मां का कोरोना से निधन हुआ और वो अंतिम संस्कार करके घर लौटे ही थे और तख्त पर बैठे ही थे, तब तक सूचना आ गई कि भाई की मौत हो गई। क्या बीती होगी उन पर। यह दुख अभी खत्म नहीं हुआ। भाई का अंतिम संस्कार करके लौटे तब तक पता चला कि मझले भाई की भी मौत हो गई। सुबह उसका अंतिम संस्कार किए। ये गम से अभी उभर ही रहे थे तब तक एक और भाई की मौत, फिर एक और भाई की मौत, फिर एक और भाई की मौत। तबाह और बर्बाद हो गया ये परिवार। और निर्लज्जता देखिए हमारे राज्य शासन और प्रशासनिक तंत्र की कि आज तक इस गरीब के पास कोई पहुंचा नहीं ये दिलासा देने कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बयान और विज्ञापनों में सरकार कहती है कि चिंता की बात नहीं, सरकार आपके साथ खड़ी है, लेकिन यह परिवार उदाहरण है कि सरकार किसी के साथ नहीं खड़ी है। कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मारे गए और सरकार सिर्फ टेलीविजन और अखबारों में बयान देती रही। ये लोग मारे जाते रहे। क्या कसूर है इनका? और आपको पता है कि इनके परिवार को ना तो ऑक्सीजन मिली, ना इनके बच्चों को एडमिशन मिला। तड़प तड़प कर मरे हैं सब, सांसों के लिए, एक अदद सांस के लिए। एक परिवार 8 मौत। सोचो क्या अंजाम हुआ होगा।
ईश्वर न करे आप में से किसी घर हुआ होता तो आपकी क्या हालत होती। जरा उस मनोदशा के साथ खुद को जोड़ो। बरेली के राकेश वर्मा और सरिता वर्मा बहुत ही खुशहाल परिवार, मध्यम वर्ग के लोग, सैलरीड लोग, अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। एक बेटा और एक बेटी, दोनों पढ़ाई कर रहे थे। राकेश वर्मा और सरिता को एक साथ कोरोना हुआ। बरेली के इज्जत नगर के रहने वाले ये लोग, ये परिवार, मिडिल क्लास, ओबीसी क्लास, वर्मा फैमिली, बहुत रिसोर्सफुल नहीं थे। निम्न मध्यम वर्ग में बेचारे किसी तरह ये वर्मा परिवार अपना जीवन काट रहा था। कोरोना हुआ, घंटों एम्बुलेंस के लिए बेटा बेटी परेशान रहे, रोते गिड़गिड़ाते रहे, मदद की फरियाद मांगते रहे, पर अफसोस कोई टर्न अप नहीं हुआ। बच्चों से देखा नहीं गया कि किस तरह से उनके माँ बाप एक एक सांस के लिए घुट रहे हैं। दोनों को कार में बिठाया और बच्चे अस्पताल दर अस्पताल जाते रहे। हर अस्पताल के बोर्ड पर लगा था नो एडमिशन। किसी अस्पताल ने उनके पिता और माता को जगह नहीं दी। उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर तक नहीं मिला। बच्चों के सामने पहले राकेश वर्मा और फिर उनकी मां सरिता वर्मा, दोनों की मौत हो गई। और ये सब कुछ 4 घंटे के भीतर हुआ। दोनों बच्चे सदमे में हैं। राकेश वर्मा का बेटा और बेटी बहुत गहरे सदमे में है, डिप्रेशन में है, अवसाद में है, बात नहीं करते हैं किसी से। पूरे समय वो हमारे संवाददाता के सामने बोल नहीं पा रहे थे, रो रहे थे। और बेटा तो रोते रोते बेहोश हो गया। वो खुद को गुनहगार मानते हैं कि वो अपने पिता को ऑक्सीजन नहीं दिला पाए। उन्हें यह भी नहीं पता कि सरकार नाम की एक चीज होती है जिसका काम होता है कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। पर इस वर्मा फैमिली का दुर्भाग्य देखिए कि किस तरह से मारे गए। क्या कोई राज्य अपने नागरिकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है? बहनों भाई, कलेजा कांपता है। जब मैं ये बता रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हैं। मैं उस पीड़ा के साथ खुद को जब जोड़ता हूं तो यह एहसास करता हूं कि किस कदर बेबसी और लाचारी रही होगी। क्या ये बच्चे ये सदमा जीवन भर, ये ट्रॉमा भूल पाएंगे? क्या इस सदमे से कभी वो निकल पाएंगे? शायद नहीं निकल पाएंगे। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो लोग मुझे सकारात्मकता का लेक्चर देने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि जरा दूसरों के दुख के साथ जिस दिन तुम खुद को जोड़ना सीख जाओगे, दूसरों के दर्द का एहसास करोगे, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझोगे, उस दिन एक सकारात्मक, एक संवेदनशील समाज हम सृजित कर पाएंगे। सकारात्मकता का ढोंग करने वालों को शायद ओमकार यादव, राकेश वर्मा के परिवार के पास जाना चाहिए और उनको यह सकारात्मकता का पाठ पढ़ाना चाहिए। अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए कुछ लोग जो निर्लज्जता का लबादा ओढ़कर घूम रहे हैं, ओमकार यादव और राकेश वर्मा का परिवार उनसे इंसाफ चाहता है। और जो लोग सकारात्मकता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं वो ये महसूस करें कि अगर उनके परिवार के 8 लोग इस तरह से मारे गए होते, उनके माता पिता को अगर ऑक्सीजन न मिली होती और वो तड़प कर मरे होते, तो वो किसको सकारात्मकता का पाठ पढ़ा रहे होते। हम अपनी निर्लज्जता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं, जहां हम अपने मित्रों की, अपने राज्य के नागरिकों को दुख नहीं मानते हैं, उनके कष्ट को कष्ट नहीं मानते हैं। अपनी सत्ता के लिए हम कुछ भी करने पर आमादा हैं। हम एक ढीठ लोग हो गए हैं जिन्हें किसी की मौत का कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें ये बिछी हुई लाशें और ये तस्वीरों पर चढ़ी हुई मालाएं नहीं दिखती हैं, इस बच्चे का गम और ओमकार यादव की तकलीफ नहीं दिखती। ओमकार यादव और राकेश वर्मा तो एक उदाहरण मात्र हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर ऐसे हजारों परिवार हैं बहनों भाइयों जिन्होंने बर्बादी देखी है, इस तकलीफ और पीड़ा को महसूस किया है, बहुत नजदीक से महसूस किया है, जो हम और आप नहीं कर सकते। तो मुझे उन लोगों से सकारात्मकता का सर्टिफिकेट या लेक्चर नहीं चाहिए जो इन लोगों की तकलीफ के साथ खुद को जोड़ नहीं सकते हैं। ये आपकी नाकामी के कारण हुई मौतें हैं, ये आपकी नाकामी के कारण बर्बाद हुए लोग हैं। इनको बचाया जा सकता है। राजधानी लखनऊ के 12 किलोमीटर के दायरे में लोगों को ऑक्सीजन न मिलना और तड़प कर मरना, यह उदाहरण है, यह केस स्टडी है आपकी नाकामी की, यह मॉन्यूमेंटल फेल्योर है आपका। इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैं प्रत्यक्ष के साथ, दावे के साथ, ये चुनौती के साथ कहता हूं, करा लो इसकी जांच। कौन लोग अधिकारी और मंत्री जिम्मेदार हैं, दो उनको सजा।
इनके परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये सिर्फ एक या दो परिवार नहीं, ऐसे हजारों परिवार हैं। और जो इससे भी बच गए वो अलीगढ़ में कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हैं। 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं अलीगढ़ के भीतर और कोई कार्रवाई नहीं। एक आबकारी कमिश्नर का सिर्फ ट्रांसफर, किसी का ट्रांसफर कर देना, क्या कार्रवाई होती है? आप अपने दिल पर हाथ रखकर आप स्वयं से पूछिए बहनों भाइयों। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या 100 लोगों की मौत की सजा किसी अधिकारी का ट्रांसफर है? क्या 100 लोगों की मौत की सजा एक अधिकारी का ट्रांसफर है? नहीं है। यह उस अधिकारी को बचाने की निर्लज्जता है। क्या कारण है कि अपर मुख्य सचिव आबकारी सस्पेंड नहीं हुआ? क्या कारण है कि आबकारी आयुक्त सस्पेंड नहीं हुआ? क्या कारण है कि डीएम अलीगढ़ सस्पेंड नहीं हुआ? और क्या कारण है कि राम नरेश अग्निहोत्री आबकारी मंत्री बर्खास्त नहीं हुआ? कारण क्यों ना माना जाए कि सरकार मिली हुई है शराब माफिया के साथ? अगर आप कोई प्रभावशाली कार्रवाई नहीं करते हैं तो कितने के खिलाफ आपने एनएसए लगाया, कितनों का घर बुलडोज किया, कितनों के घर गिराए गए? सरकार जवाब दे। कितने अधिकारी, कर्मचारी, सिपाही बर्खास्त किए गए? सरकार को जवाब देना चाहिए। जवाब नहीं है। कार्रवाई में भेदभाव है। क्या कोई माफिया का दबाव है? क्या माफिया और अफसरों का सिंडिकेट सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है? अब तक कार्रवाई ना होना यह कुछ प्रमाणित करता है। तो जो कोरोना से मर गए, जहरीली शराब बच गए, वो जहरीली शराब से मारे जा रहे हैं। क्या यह कम चुनौतीपूर्ण बात है? और अब जब तीसरी वेव का खतरा हमारे समक्ष मौजूद है, ब्लैक फंगस का उत्तर प्रदेश में कहर है, इंजेक्शन नसीब नहीं है। इंजेक्शन के लिए सारा दिन या तो फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं लोगों के, गिड़गिड़ाते लोगों के। कहां से दें इंजेक्शन? सरकार दे ही नहीं रही है। सारा कुछ रेड क्रॉस सोसाइटी के सर पर फोड़ दिया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी कहती है कि हमको तो 2 दिन में 1 दिन स्टॉक देते हैं, ये हम किसको इंजेक्शन दें, किसको ना दें? अखबारों में बयान दे देने से, टीवी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बयान दे देने से चीजें मिलती होती तो शायद हम इतनी बेबसी और इतनी बदहाली नहीं होती कि लखनऊ के बगल में एक परिवार में 8-8 मौतें। और ये तो कुछ हम निकाल के ला के आपको दिखा पाए। अभी तो हम सिर्फ 2000 गांव पहुंच पाए हैं। उत्तर प्रदेश में 96,000 गांव हैं। सोचो कितने लोग मारे गए हैं। जब ये सरकार कहती है कि हम अनाथ बच्चों को, जिनके माता पिता कोरोना से मारे गए हैं, उनको सरकार मुफ्त पढ़ाई लिखाई कराएगी, ध्यान रखेगी, तो जब आपने ऑडिट ही नहीं कराया, सर्वे ही नहीं कराया, आपको पता ही नहीं है, आपके पास डाटा ही गलत है, तो कौन इन बच्चों को इंसाफ देगा? आप देखिएगा बहनों भाइयों, कुछ महीने के बाद यही बच्चे मारे मारे फिरेंगे। जैसे आज तक 1671 अध्यापक, टीचर, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों को इंसाफ नहीं मिला, ये भी इसी तरह भटकेंगे। इन्हें भी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आप भी भूल जाएंगे, मीडिया भी भूल जाएगी, लेकिन यकीन रखना भारत समाचार और ब्रजेश मिश्रा नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे हम ये, और पूछेंगे सरकार से तब तक जब तक नहीं पहुंच जाएगी हमारे इन भाई बहनों तक मदद। पूछेंगे आपसे, जवाब आपको देना पड़ेगा। हर लाश का इंसाफ होगा। हर जरूरतमंद तक जब तक मदद पहुंचेगी नहीं, हम खड़े रहेंगे आपकी आवाज बनकर, आपकी पीड़ा को बांटकर, आपके दर्द का एहसास करके। भारत समाचार का एक एक पत्रकार आपके साथ तकलीफ की इस घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आपके लिए सवाल पूछेगा, आपके लिए मदद लाएगा और आपके लिए इंसाफ की मांग करेगा, जो हमारा कर्तव्य है मीडिया में होने के नाते। मैं चाहता हूं कि आज आप कुछ बयान सुने, फिर एक बड़ी डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। सारे लोग एक एक करके हॉस्पिटल जा रहे थे। क्या दवाई दी जा रही थी हम लोग को कुछ भी नहीं पता है। जब छोटे भैया एक्सपायर हुए तो उसके बाद हम सारे लोग रेलवे हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ भी एक एक करके 2 भाई चले गए। मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बीघे 1.5 बीघे खेती है। इसमें हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे? 20 दिन के अंदर सबका खत्म हो गया। सब लोग एक एक करके 2-2, 4-4 दिन का अंतर होके। बच्चे की भी तबीयत नहीं ठीक हो रही है। पहले उसी की तबीयत खराब हुई, फिर बाद में इनके पापा की तबीयत खराब। मेरी माताजी रात को 2-2:30 बजे खत्म हो गई। अंतिम संस्कार करने के बाद 2 घंटे के बाद मेरा छोटे भाई का पार्थिव शरीर आ गया। एक ही दिन में 2 मिट्टी उठाई
ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख था। मम्मी पापा को कार में लेके हम पूरे दिन ही घूमते रहे कि शायद किसी हॉस्पिटल में बेड मिल जाए किसी भी तरीके से, पर सबने मना कर दिया था। हॉस्पिटल में किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं था। एक ही दिन 28 को ही हमारे मम्मी पापा दोनों चले गए। कार में ही मम्मी की डेथ हो गई। मम्मी को हम लोग नहीं बचा पाए। शायद अगर बेड अवेलेबल मिल जाता तो मम्मी बच सकती थी। और पापा का भी 28 की रात को पापा का भी दीपमाला हॉस्पिटल में ही हो गया रात में, उसी सेम डे 11:30 पौने 12 पे। सिस्टम की ये पूरी कमी है, इस वजह से इनके लोग माता पिता भी वो खो गए। शहर के अंदर 10 अस्पताल देख लिए, 10 में कहीं पे व्यवस्था नहीं थी, सबने मना कर दिया। ये उन लोगों की तकलीफें हैं जिन्होंने इस नरक को भोगा है, जिन्होंने अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को अपनी आंख के सामने मरते हुए देखा है। क्या ये सदमा भूल पाएंगे? क्या ये जीवन भर इस गम से उबर पाएंगे? मुझे लगता है नहीं। आज की डिबेट में मेरे साथ बीजेपी से राघवेंद्र सिंह, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस